हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि एक जगह पे हम सारे लोग, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब लोग बराबर है। कौन सी है वो जगह? वो है हमारे वोटिंग सिस्टम। क्या है हमारा वोटिंग सिस्टम? चाहे एक अमीर से अमीर इंसान हो, चाहे आपका टाटा हो, अंबानी हो, अडानी हो, या कोई एक छोटा सा गरीब इंसान, कोई छोटा सा मजदूर हो गया, आपके हमारे घर में रहने वाले कोई मेड हो गई, कोई भी, ये सभी लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एकदम सब बराबर हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं वो बराबर? सबको एक ही वोट का अधिकार है, चाहे वो कितना भी अमीर हो, चाहे वो कितना भी गरीब हो, सबको सिर्फ एक वोटिंग का अधिकार है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक, तो ये हम इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि हमारे जो चैप्टर नंबर ये 5 है हमारा, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी एंड इंडिया इलेक्टोरल सिस्टम, की इंडिया में इलेक्टोरल सिस्टम कैसे क्या वर्क किया था। क्या आपको पता है इंडिया में हमारे वुमेन्स को कब राइट मिला था वोट डालने का? अगर आप सबको पता है तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे, और जो भी बच्चा सही आंसर देगा और सबसे पहले देगा उसे लाइक वाला शॉर्ट आउट मिलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। देखो, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है? ये इसका नाम क्या? यूनिवर्सल अडल्ट। अडल्ट एक ऐसी चीज जो आपको अडल्ट बनाने में काम देती है, वो क्या है? ये किससे पता चलता है कि आप अडल्ट बन चुके हो? अकॉर्डिंग टू, मतलब ये जो हमारा जो डाटा है या जो चीजें हैं, ये जो हमें राइट मिला है वो क्या है कि हर अडल्ट को, जो भी बच्चा या कोई भी, अगर 18 साल से ऊपर के अगर एज हो जाती है तो उनके पास कौन सा राइट होता है? उनके पास होता है वोट का अधिकार, राइट टू वोट। चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जेंडर का हो, कि कोई भी एजुकेशन हो, या कैसे भी उसकी इनकम हो। मतलब कास्ट मतलब कोई भी जाति का, चाहे छोटी जाति हो चाहे बड़ी जाति हो, कोई चाहे कोई एससी हो चाहे कोई एसटी हो, चाहे कोई ओबीसी हो चाहे कोई जनरल हो, कोई सी भी कास्ट का हो, अगर वो 18 साल से ऊपर का हो चुका है तो उसे वोट डालने का अधिकार है। अगर उसका रिलीजन, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई, कोई से भी धर्म का हो, क्रिश्चियन होगा, कोई भी, उन सबको वोट डालने का अधिकार है। जेंडर, चाहे आपकी फीमेल हो चाहे मेल हो, चाहे आपके ट्रांसजेंडर ही क्यों ना हो, उनको भी वोट डालने का अधिकार है। इसके अलावा एजुकेशन, एजुकेशन में भी कुछ भी हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे पढ़ा लिखा ना हो, उसको भी क्या है? हमारा वोट डालने का अधिकार है इंडिया में। दिस इज कॉल्ड अडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक, और चाहे कैसे भी इनकम हो, चाहे अमीर से अमीर हो चाहे गरीब से गरीब हो, उन सबको वोट डालने का अधिकार है। इक्वल वैल्यू ऑफ वोट्स, आपको पता है चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, यहाँ पे दिखा दिया, ईच वोट काउंट्स इक्वली, नो वोट इज मोर पावरफुल देन अदर। मतलब ऐसा नहीं कि अगर अंबानी जी ने एक वोट दिया है, हमारे टाटा ने कोई वोट दिया है, या हमारे कोई अडानी साहब ने हमारे वोट दिया है तो उनकी वोट की पावर ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप वोट करो या वो वोट करे, सबके ही वोट की पावर वन ही है, किसी को भी अलग से प्रेफरेंस नहीं दी गई है। ठीक, इसके बाद है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस मतलब हमारा ये जो आर्टिकल, ये जो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत हमें वोट देने का अधिकार है, तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी की जो हमें गारंटी मिली हुई है वो आर्टिकल 326 में मिली गई है। ठीक, अब वोट देने के अधिकार में कौन कौन से ये है, मतलब कौन कौन वोट दे सकता है? पहला वो पर्सन जो 18 साल का हो गया या उससे ज्यादा का हो गया, और उसके साथ उसने क्या बनवा ली होगी? अपनी वोटर आईडी बनवा ली होगी। अब बहुत सारे लोग हम ऐसे देखते हैं 18 साल से ऊपर के हो गए लेकिन फिर भी वोट नहीं डालते। उसका कारण ये है कि उन लोगों ने अपना प्रूफ नहीं बनवाया होता है कि 18 ईयर्स के वो हो गए। और प्रूफ कौन सा प्रूफ होता है? वो होता है उनका वोटर आईडी। तो इसीलिए जैसे आप 18 साल के हो जाओ ना, तभी आप अपनी वोटर आईडी बनवा सकते हो ताकि आप वोट डालने का अधिकार मिल जाए आप लोगों को। ठीक, ये है, तो मस्ट बी रजिस्टर एज अ वोटर इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, कैन नॉट वोट इफ कन्विक्टेड ऑफ द सर्टेन सीरियस क्राइम्स। लेकिन वोट कब नहीं दे पाएगा वो? अगर उसने कोई ऐसा क्राइम कर दिया है जिसकी वजह से वो जेल में है, सीरियस क्राइम कोई कर दिया, कन्विक्टेड वोट कर दिया फॉर द सीरियस क्राइम, तो वो नहीं कर सकता। जैसे कि अगर उन्होंने किसका मर्डर कर दिया और उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का वो है, तो उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर ऐसे होने लग जाता तो फिर सारे कैदी लोग बोलते कि हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें वोट डालने जाना है, तो ये चीज हो जाती। तो इसीलिए इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक, इसके बाद है नो प्रॉक्सी वोटिंग। इंडिया में प्रॉक्सी वोटिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। प्रॉक्सी वोटिंग क्या होता है? प्रॉक्सी, प्रॉक्सी का मतलब होता है अगर कोई ना हो उसकी जगह पे तो हम उसकी जगह पे वोट डाल सके। तो उसमें क्या होता है कि वन पर्सन जो होता है वो कैन नॉट वोट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो आपको वोट देने का अधिकार है, आप 18 ईयर्स के हो गए और आपको वोट देने का अधिकार भी हो गया और आपने अपना वोटर आईडी भी बनवा लिया,
लेकिन आपका मूड नहीं है जाने का, या मान लो आप हो ही नहीं जहाँ पे वोट हो रहा है, अभी आप कहीं बाहर गए हुए हो, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मम्मी आप मेरे बिहाफ पे वोट डाल देना, कि पापा जी आप मेरे बिहाफ पे वोट डाल देना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रॉक्सी वोटिंग अलाउड नहीं है। जिसका वोट होगा वही वोट डाल सकता है। वन पर्सन कैन नॉट वोट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। एक पर्सन किसी और पर्सन के बिहाफ पे वोट नहीं कर सकता। ठीक है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ इलेक्शन बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। ये कौन कौन से इलेक्शन होते हैं हमारे? तो हमारे तीन तरीके के लेवल होते हैं। एक होता है लोकसभा का इलेक्शन जो नेशनल लेवल पे होता है, एक होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन जो कि हमारे स्टेट के लेवल पे होता है, और एक होता है लोकल इलेक्शन जो बिल्कुल ही लोकल लेवल पे होता है, जैसे कि विलेजेस के लेवल पे या सिटीज के लेवल पे। दिस इज कॉल्ड द टाइप्स ऑफ इलेक्शन बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। लोकसभा जो नेशनल लेवल का हुआ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर स्टेट के लेवल पे हो रहा है, उससे नीचे आ जाता है हमारा लोकल इलेक्शंस। ठीक। आपको पता है लोकसभा के इलेक्शन अभी लास्ट कब हुए थे? किसी को क्वेश्चन पता है? इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पे लिखा हुआ है। हमारे जो लास्ट इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन, जो हमारे लोकसभा के इलेक्शन उसको जनरल इलेक्शन भी बोलते हैं, वो हुए थे हमारे 2024 में। कब हुए थे? समर में हुए थे। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 980 मिलियन वोटर्स ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक। अब इलेक्शंस में आपको पता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है? कॉन्स्टिट्यूएंसी होता क्या, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। एक पूरी जो इंडिया है उस इंडिया को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया है। अब हमने कितने पार्ट्स में बांट रखा है? 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने बांट दिया। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इन कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पर्सन चुन के आता है। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े जो होते हैं वोटर, जो हमारे कैंडिडेट होते हैं, वो 3 से 4 उससे ज्यादा भी खड़े हो सकते हैं। तो कैंडिडेट तो बहुत सारे खड़े होते हैं, लेकिन जो चुन के आता है वो सिर्फ एक पर्सन चुन के आता है। दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब हमारे इंडिया में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा हुआ है इंडिया को? तो वो है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा हुआ है। ठीक। अब अगर देखा जाए तो जो 543 में कॉन्स्टिट्यूएंसी बैठा है उसमें एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3-3 4-4 जो कैंडिडेट होंगे वो खड़े होंगे। उन कैंडिडेट में से सिर्फ एक ही को वोट, जो वो वोट में है वो जीतेगा। जिसको भी उनमें से सबसे ज्यादा वोट मिल गए वो जीत गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि हमारा दिल्ली की कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कोई सेंट्रल दिल्ली में है, मान लो सेंट्रल दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लो 4 या 5 बंदे खड़े हुए हैं। एक हमारे बीजेपी पार्टी का पर्सन खड़ा हुआ है, एक हमारे आम आदमी पार्टी का खड़े हुए हैं, ठीक है, एक हमारे कांग्रेस के पर्सन खड़ा हुआ है, उसके बाद एक आपका जो रीजनल पार्टी होती है जैसे कि हाथी ये वो ऐसा कोई खड़ा हुआ है, या आपका एक और भी किसी भी रीजनल पार्टी को मान लो आप। तो ऐसे करके 4 या 5 आपके ऐसे कैंडिडेट खड़े हुए हैं। इनमें से अगर सारे सबसे ज्यादा वोट किसी एक पार्टी को मिल जाए, चाहे बीजेपी को मिल जाए, चाहे आम आदमी पार्टी को मिल जाए, चाहे कांग्रेस को मिल जाए, जिस भी एक पार्टी को इन सब में से सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो क्या करेगा? वो जीत जाएगा। ठीक। ऐसे होते हैं हमारे इलेक्शंस और ऐसे हमारे चुने जाते हैं लोग। अब आपको पता है इंपॉर्टेंस क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन की या चीजों की? तो इंडिया जो है, इंडिया नीड्स अ वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम चाहिए होता है उसे कंडक्ट करने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्यों ऐसे हमें इतना ज्यादा मतलब वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम चाहिए? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे वोटर्स है। सोचो 980 मिलियन वोटर्स है हमारे पास। ये इससे भी ज्यादा ही है बेसिकली। ये लोग पार्टिसिपेट बहुत लोग तो करते नहीं है। 140 करोड़ की जनता है। 140 करोड़ की जनता में सोचो कितने सारे लोग हमें मैनेज करने हैं कि हाँ मतलब कितने सारे लोगों को वोट देना है, क्या है क्या नहीं। तो कैसे दे पाएंगे? वो सारे लोग आएंगे कैसे? तो एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए होता है इसका। इसीलिए हमारा ये चीज सिस्टम प्रोवाइड कर रखा है। अब देखो यहाँ पे इसने पूछ रखा है वाई यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी। क्या क्या यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी ही क्यों है? पहला, क्योंकि पावर देता है डिटरमाइन करने के लिए वंस का फ्यूचर। सोचो हमारा ही फ्यूचर, अगर हम किसी कैंडिडेट को चुन रहे हैं तो वो एक ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो हमारे फ्यूचर के बारे में सोचे, हमारे उसी के ओरिएंटेड वो काम करे और चीजें करे। तो क्या है? पावर होनी चाहिए हमें ही चूज भी करने की, पावर टू डिटरमाइन वंस फ्यूचर। पीपल डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ फ्यूचर दे वांट एंड हु कैन द बेस्ट रिप्रेजेंट देम। अगर हमें चाहिए कि बहुत एडवांस हमें अपना फ्यूचर चाहिए, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है उसको बीट कर पाएंगे। तो उसको उस हिसाब से हमें क्या करते हैं, हम लोग वोट डालते हैं। जैसे आप अपने पेरेंट्स को भी पूछो मम्मी आपने इनको वोट क्यों दिया, तो मम्मी आपको पर्सपेक्टिव बताएंगी बेटा ये चीजें थी, ऐसा ऐसा था। सबसे ज्यादा आप अपने फादर से ही पूछ सकते हो, वो भी आपको ऐसे ही कुछ ना कुछ पॉइंट्स देंगे जिसके बेसिस पे उन्होंने अपने कैंडिडेट को चुना होगा। ऐसे हम लोग जब बड़े हो जाएंगे, जैसे आप लोग जब बड़े हो जाओगे, तो आप भी ऐसे सोच समझ के वोट डालोगे। ऐसे नहीं कि रैंडमली किसी ने भी आपको बोला और आपने किसी को भी डाल दिया, नहीं। हमें भी रिसर्च करनी पड़ेगी, चीजें देखनी पड़ेगी, तो उसके हिसाब से वोट डाला जाता है। फर्स्ट पॉइंट ये रहा। फॉस्टर द सिविक इन एंगेजमेंट। इससे क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन होती है।
तो पीपल जो होते हैं एक तरह से पार्टिसिपेट करते हैं इन द सॉल्विंग प्रॉब्लम इन देयर एरिया, कि हमारे एरिया का ही कोई पर्सन जाता है, ये चीजें होती है, उससे क्या होता है कि आपके एरिया का जो पर्सन होगा वही तो आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएगा। सोचो अगर कोई बाहर का पर्सन है तो वो तो आपके एरिया की प्रॉब्लम्स को समझेगा ही नहीं, उसको रिलेट ही नहीं कर पाएगा, तो वो क्या ही आपकी प्रॉब्लम्स को आगे वो करेगा, शो करेगा। इसलिए पीपल जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स इन देयर एरिया। उसके अलावा एवरीवन क्या है, हमारे सारे लोग हमारे यहाँ पे इक्वल है, तभी हमारे यहाँ पे किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, भेदभाव। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है, ना ही कास्ट के बेसिस पे, ना ही क्रीड के बेसिस पे, ना सेक्स के बेसिस पे, ना एजुकेशन और ना ही वेल्थ, कि कितना भी कोई भी पैसा हो, कितना भी पैसा हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी रिलीजन का हो, किसी भी जेंडर का हो, इसके बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है हमारे यहाँ पे। इसके अलावा एवरीवन वॉइस मैटर, इसका मतलब है कि ऑल कैन पार्टिसिपेट इन डिसाइडिंग द नेचर्स फ्यूचर, कि हमारा सिर्फ एक बंदा नहीं है, सॉरी नेशंस फ्यूचर, एक पर्सन नहीं है जिसके हाथ में पूरी जनता, जितने भी हमारी जनता जो भी 18 साल से अब उन सबके हाथ में हमने इंडिया की पावर दे रखी है, तो उन सबके पास ये मतलब तरीका है कि वो हमारी सबकी आवाज सुने और हमारा उसके हिसाब से हमारे फैसले ले, हमारी जरूरत के हिसाब से। ठीक, तो उसके बाद है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आंसरेबल टू इलेक्टेड, कि जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब हम जिनको चुनते हैं उनका हमारे प्रति जवाबदेही भी होता है, वो हमें आंसर भी करते हैं। तो वही वाली बात है, पीपल वोट देम आउट इन इलेक्शंस, कि अब आप सोचोगे कि हम कब जवाब उनसे पूछते हैं। जैसे कि अब मान लो आपने इस समय पे किसी मतलब जैसे कोई भी पार्टी को जिता दिया, एक्स पार्टी को जिता दिया, हम ऐसा नाम नहीं लेंगे, मान लो आपने किसी एक्स पार्टी को जिता दिया। अब आपने एक्स पार्टी को जिता दिया, अगर एक्स पार्टी ने ढंग से काम नहीं किया और अगले 5 सालों बाद वो फिर से उस इलेक्शन में खड़े होंगे और वो फिर से आपसे वोट मांगने आएंगे, तो उस टाइम आप उनसे पूछ सकते हो कि आपने तो ये काम किया ही नहीं जो आपने बोले थे, तो हम आपको वोट क्यों दें। तो हम उनसे उस टाइम पे सवाल पूछ सकते हैं, तो इस तरीके से। और अगर आप नॉर्मली भी देखो तो अगर हम नहीं पूछ सकते तो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आगे भी सवाल पूछते हैं। अगर हमारी लेजिस्लेटिव की जगह अगर एग्जीक्यूटिव ढंग से काम ना करे तो एग्जीक्यूटिव को सवाल कौन पूछ सकता है, लेजिस्लेटिव, और लेजिस्लेटिव ढंग से काम ना करे तो कौन पूछता है, एग्जीक्यूटिव। तो ऐसे भी हमारा चेक एंड बैलेंस बना हुआ है, हम एक दूसरे की चीजों को पूछ सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखो एंश्योरिंग द यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, की ऐसे कौन सी चीजें जिससे मतलब हमारी यूनिवर्सल जो फ्रेंचाइजी है वो हमारी एंश्योर हुई है। पहला, डेमोक्रेसी एंड वोटिंग, की हमारी जो डेमोक्रेसी एंड वोटिंग दे रखी है हमने। वोटिंग से क्या होता है, लेट सिटीजन एक्सप्रेस देयर विल, वोटिंग में हम अपने विल को, जो भी हम चाहते हैं वो हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं कि हाँ हमने इस पर्सन को चूज किया क्योंकि ऐसा ऐसा था, इन्होंने ये बोला था और इन्होंने ऐसा वो किया, तो हम अपनी विल को एक्सप्रेस कर पाते हैं कि हम तो इस पार्टी को चुने क्योंकि इस पार्टी ने हमारी एक्सपेक्टेशन को मीट किया। और हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकते हैं और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं अपनी डेमोक्रेसी में। ठीक, अब आपको पता है कि इंडिया की जो इतनी बड़ी जो हमारी डेमोक्रेसी है, और हमारी इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसको वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक, अब आप सबसे क्वेश्चन है, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी किस कंट्री को बोलते हैं, ये आप सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर दे पाता है। ठीक, अब देखो इंडिया की जो स्केल है वो इतना बड़ा है, मतलब इंडिया में इतने सारे वोटर्स हैं कि हम यूके से, यूनाइटेड किंगडम से 15 टाइम्स ज्यादा वोटर्स हैं हमारे पास। 15 टाइम्स मतलब अगर वहां पे 1 करोड़ है तो हमारे यहाँ पे 15 करोड़ है। एक एग्जांपल दिया मैंने, वैसे तो हमारे यहाँ पे 140 करोड़ की जनता रहती है, उसमें कितने वोटर्स है वो हमारी बहुत ज्यादा। 6 टाइम्स हमारे लार्जर है देन द फ्रांस। ठीक, फ्रांस से भी 6 गुना ज्यादा एरिया में। ठीक, डाइवर्स ज्योग्राफी है मेक्स द इलेक्शन कॉम्प्लेक्स, और हमारी ज्योग्राफी भी जो है वो बहुत डाइवर्स है। कहीं पे हमारा माउंटेन्स है, कहीं पे हमारा रिवर है, कहीं पे हमारे प्लेन्स है, कहीं पे प्लेट्यूज है, तो अलग अलग ज्योग्राफी भी है। उस ज्योग्राफी के हिसाब से भी अलग अलग तरह की वोटिंग होती है। सोचो पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं उनकी भी वोटिंग होती है, ऐसा थोड़ी कि वो पहाड़ों पे रहते तो उनकी वोटिंग नहीं होती, उनकी भी वोटिंग होती है, उनकी वोटर आईडी होता है, उनके लिए भी वो बने होते हैं, पोलिंग बूथ बने होते हैं जहाँ पे वो जाके इलेक्शन में अपना वोट डाल के आते हैं। ठीक, अब देखो हमारे यहाँ पे इलेक्शन में इलेक्शन करवाता कौन है, तो हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन कराते हैं वो है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन कराता है इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इनका काम क्या होता है, ऑर्गेनाइज करना, कंडक्ट करना इलेक्शंस को अक्रॉस द कंट्री। ठीक, पूरे इंडिया में हमारा इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज करना और कंडक्ट करने का काम जो होता है वो कौन करता है, ईसीआई करता है। वर्क्स टू एंश्योर द फेयर एंड इंक्लूसिव वोटिंग, ये इनका वर्क क्या होता है, फेयर एंड इंक्लूसिव वोटिंग कराना, सारे लोगों को इंक्लूड करके वोटिंग कराना। ठीक, एक्सेसिबिलिटी में क्या है, एक्सेसिबिलिटी इन द 2024 में अगर आप देखा जाए इलेक्शंस में क्या हुआ था, वोटिंग फ्रॉम द होम अलाउड फॉर द एल्डरली एंड द डिसेबल वोटर्स। नॉर्मली तो पहले हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था कि अगर जो बूढ़े, बहुत ज्यादा बूढ़े लोग हैं उनको मतलब वोट देने का उनको भी जाना ही पड़ता था, मतलब बेसिकली ऐसा था
कि पहले ना जब कोई भी बुढ़ा हो, जवान हो, कोई भी मतलब कोई भी 18 साल से ऊपर का हो गया, सबको जाकर ही वोट देना पड़ता था। लेकिन अब इससे देखो नॉर्मल पीपल्स जो है वो तो जाके दे सकते हैं। लेकिन जो सोचो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा एल्डरली है, 80 प्लस उनकी एज हो चुकी है और उनको चलने में बहुत प्रॉब्लम है, या कोई डिसेबल्ड है, जैसे कि मतलब किसी के लेग ही नहीं है, या लेग में कोई डिफेक्ट है, या हाथ में कोई डिफेक्ट है, या मतलब वो नहीं जा सकते, या कोई भी दिक्कत है, अगर वो डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड ऐसे भी नहीं कोई भी नॉर्मल दिक्कत, बुखार खांसी नहीं, डिसेबल्ड है, तो इस केस में क्या था, वो उनको वोटिंग अलाउड करी गई अपने घर से ही। ये क्या कैसे हो पाया, ये हमारे इलेक्शन कमीशन इस बार थोड़ा सा ज्यादा एडवांस हो गए और इन्होंने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी ऐसी चीजें डेवलप करी जिससे एल्डरली को और जो डिसेबल वोटर्स है उनको घर में वोट डालने का अधिकार दिया गया। ठीक। उसके बाद अगर आप देखो तो पोस्टल वोटिंग, पोस्टल वोटिंग में क्या है, इंट्रोड्यूस फॉर द सेलेक्टेड कैटेगरी, कुछ कुछ कैटेगरी के लोगों को पोस्टल वोटिंग अलाउड कर दी गई। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल ही आप अपना पहले से अपना आंसर लिख के, मतलब जिसको भी आपको वोट देना है आप पहले से उसको वो कर सकते हो, भेज सकते हो। ठीक। तो उसको क्या बोला गया, पोस्टल वोटिंग बोली गई। ये जनरली उनके लिए किया गया जैसे कि जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, ये चीजें होती हैं, उन सब के लिए ये सब चीजें करी जाती हैं कि हाँ नहीं उनको भी तो वोट डालने का अधिकार है, तो उनके लिए पोस्टल वोटिंग और चीजें अलाउड करी गई। एग्जैक्टली किस किस के लिए करी गई थी वो तो नहीं, मतलब इसमें आपको याद रखना है, बट ये याद रख सकते हो कि हाँ पोस्टल वोटिंग होती किस टाइप की, उसमें पहले से ही आपको पेपर पे लिखकर वो सबमिट करना होता है कि हाँ आपको इस पर्सन को वोट करना है। ठीक। इसके अलावा ब्रेली वोटर कार्ड्स भी बनाए गए इस बार। ब्रेली वोटर कार्ड्स का मतलब क्या होता है, जैसे नॉर्मली हम लोग तो सब क्या कर सकते हैं, हम लोग सब देख सकते हैं, तो हमें तो ऐसे ब्रेली की जरूरत ही नहीं है। तो ब्रेली मतलब होता क्या है, ब्रेल करके जो है ये एक लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज जो है वो किसकी लैंग्वेज है, जो लोग देख नहीं सकते, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके ना जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी ऐसी होती है, डॉट डॉट वाली होती है। उस तरह के वोटर कार्ड बनाए गए जिससे वो थोड़ा सा उनके जो साइंस है वो उभर के आए, ताकि वो भी अपना वोटर आईडी को पहचान सके, उस वोटर आईडी में क्या नंबर है क्या चीज है। तो ब्रेल जो वोटर कार्ड है वो बनाए गए किसके लिए, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड सिटीजन है, तो ये सब चीजें भी डेवलप करी गई। ठीक। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि किस किस को हमारे वोटिंग का हक दिया गया था होम से, या मतलब थोड़ी सी एक्स्ट्रा फैसिलिटी क्या क्या करी गई थी, तो आपको याद रखना जो एल्डरली और जो डिसेबल वोटर्स थे उनको होम से वोटिंग अलाउड करी गई थी, और जो पोस्टल वोटिंग इंट्रोड्यूस फॉर द सिलेक्टेड कैटेगरीज की, कुछ सिलेक्टेड कैटेगरीज के लिए पोस्टल वोटिंग भी अलाउड करी गई थी। आपको पता है इसके अलावा भी ऐप बेस्ड असिस्टेंस भी दी गई थी, व्हील चेयर और रैम्प्स वगैरह की भी। ठीक है। व्हील चेयर और रैम्प्स के लिए मतलब ऐप बेस्ड असिस्टेंस, मतलब जैसे कि यहाँ पे हमारा व्हील चेयर ये है मतलब अवेलेबल है या चीजें हैं, इस तरह की मतलब एप्स भी इतनी अच्छी डिजाइन कर दी गई जिससे पता चल सके कि हाँ यहाँ से व्हील चेयर ले जाना या ऐसा ऐसा करना पॉसिबल है। ठीक। ये सब चीजें क्यों करी गई थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट में पार्टिसिपेट कर सके। तो वही है गोल, क्या था इसका, रिमूव बैरियर सो एवरी सिटीजन एलिजिबल वोटर कैन पार्टिसिपेट, कि जो भी हमारा एलिजिबल वोटर है या जिसने भी हमारा रजिस्ट्रेशन मतलब वो वोटर आईडी बनवा रखा है वो आराम से उसको वोट देने का हक हो जाए। ठीक है। अब है द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भाई इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये रोल है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन से आर्टिकल के तहत है, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, इस सबका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में दो। ठीक। चलो सोच लो पहले 2 मिनट, बताती हूँ मैं अभी क्या पढ़ा था, अभी याद है किसी को, आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 के तहत हमारी जो ईसीआई जो है हमारी, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। इसका काम क्या है, उसका काम ये है कंडक्ट कराना फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर से ये मतलब कोई भी उसमें वो ना हो, गड़बड़ी ना हो, बिल्कुल एकदम सीधे तरीके से कराया जाए, बिल्कुल भी उसमें कोई वो होता ना, मतलब जैसे ये लोग पहले के टाइम पे क्या होता था, पूरी पोलिंग बूथ को ले जाते थे और खुद से ही अपने स्टैंप लगा लगा के ऐसे डाल देते थे। इस तरह का कुछ धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके के ऐसे बेईमानी नहीं होनी चाहिए, एकदम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने चाहिए। ठीक। और जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये कब बना था, तो ये बना था, स्टैब्लिश हुआ था 1950 में। ठीक है। अब देखो इलेक्शंस जो है वो मैनेज जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो मतलब ईसीआई के द्वारा कौन कौन से इलेक्शंस मैनेज किए जाते हैं, कौन कौन से इलेक्शन कराता है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो वो लोकसभा की इलेक्शन कराता है, राज्यसभा की इलेक्शन कराता है। ठीक। दूसरा, वो हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शन कराता है, जो भी हमारे राज्य के अंदर जो भी हमारे वो होते हैं मतलब स्टेट एग्जीक्यूटिव असेंबली, हमारे एमएलए वाले इलेक्शन वो भी कौन कराता है, वो भी हमारा ईसीआई कराता है। इसके अलावा हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के भी जो इलेक्शन कराता है वो भी कौन कराता है, हमारा ईसीआई कराता है। तो किस किस का हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक। आपको पता है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शंस कब हुए थे, फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुए थे हमारे वो 1951 टू 52 में हुए थे, इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक। इंडिपेंडेंस के बाद है इसका क्वेश्चन, इंडिपेंडेंस से पहले भी तो हमारे बहुत बार इलेक्शन हो चुके हैं,
लेकिन अगर देखा जाए तो हम इंडिपेंडेंस के बाद देख रहे हैं, तो वो हुए थे हमारे 1951 से 52 के बीच में। अब देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो किस किस लेवल पे काम करता है। एक नेशनल लेवल होती है, नेशनल लेवल पे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 अदर से अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। स्टेट लेवल पे या यूटी लेवल पे अगर आप देखोगे तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, ठीक है, जिसको हम सीईओ भी बोलते हैं। सीईओ वो वाला सीईओ नहीं जो कंपनी का होता है, ये सीओ भी बोलते हैं, जैसे कि हाँ हमारा चीफ ऑफिसर यही है। इलेक्ट्रल ईओ भी बोलते हैं, इलेक्ट्रल ऑफिसर है ये, ठीक। और एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, जबकि 2 ही बॉडी बनी हुई है, एक नेशनल लेवल पे बनी हुई है और एक सीधा हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनी हुई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो वो होता है वो कौन कराता है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कराता है। इसके अंदर होते कौन है हमारे, एक होता है रिटर्निंग ऑफिसर और एक होता है हमारा इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। इनका काम क्या होता है, रिटर्निंग ऑफिसर आरओ का काम होता है इलेक्शंस करवाना, और ईआरओ का जो काम होता है उनका काम होता है मैनेज करना वोटर की लिस्ट। मतलब हमारी जो वोटर की लिस्ट बनती है ना, इलेक्शन से पहले पूरी लिस्ट बनती है कि कौन से इंसान को हमारे वोटिंग का अधिकार है, तो उसका जो काम होता है वो हमारा होता है ईआरओ का, वो रजिस्ट्रेशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक। अब देखो हमारे 980 मिलियन वोटर्स थे और कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ था, 543, और 1 मिलियन से भी ज्यादा हमारे पोलिंग स्टेशन थे। देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके बहुत सारे। A few numbers showing the scale of the 2024 लोकसभा के इलेक्शन इसमें दिखा है। अब देखो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं हमारे इलेक्शन कमिश्नर के पास कोई भी काम करने के टाइम पे, मतलब जब भी इलेक्शन करवाता है। इंडिया जो है उसका साइज जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज है और डाइवर्स भी है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे इलेक्शन का जो मैनेजमेंट होता है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कैसा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स। इलेक्शन जो होते हैं तो मतलब ये क्या है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस यही है कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बड़ी है, इतनी डाइवर्स है कि उनको इलेक्शन की मैनेजमेंट करने में उनको प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि इलेक्शन जो होते हैं वो हैपन होते हैं पीरियोडिकली अक्रॉस द डिफरेंट रीजन। कभी पूरी इंडिया के लेवल पे, पूरे लोकसभा के जब होते हैं तब तो पूरे इंडिया के लेवल पे होते हैं, लेकिन स्टेट के इलेक्शन जो होते हैं वो कभी भी हो जाते हैं। अभी इस वाले स्टेट के हो रहे हैं, मतलब कभी भी इन द सेंस कि 5 साल में होते हैं, लेकिन कभी मान लो राजस्थान में हो रहे हैं, कभी आपके ये उड़ीसा में हो रहे हैं, कभी आपके तमिलनाडु में हो रहे हैं। तो अलग अलग टाइम पे ऐसे इलेक्शन होते ही रहते हैं, तो हमेशा कभी इधर का मैनेज करवाना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो सीईओ है हमारा, जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर है, मतलब नॉर्मली उसका काम क्या होता है, वो स्टेट के भी इलेक्शंस देखता है और मतलब पूरे कंट्री के भी लेवल के इलेक्शंस देखता है। तो इसीलिए क्या होता है, उनको बार बार हमेशा काम करते ही रहना पड़ता है, ठीक। दूसरा क्या है, मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स, कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने क्या किया है, बहुत सारे एफर्ट्स को मॉडर्नाइज करने की ट्राई करी है। तो ये ईसीआई जो है वो हमेशा अपग्रेड करता रहता है अपना सिस्टम, ताकि लोगों की जो मॉडर्न इंडिया की जो डिमांड है उसको फुलफिल कर सके, ठीक। हमारे इलेक्शन कमीशन की वजह से ही हमारा जो इलेक्ट्रल प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, एक एफिशिएंट होता है और एक फेयर आपका तरीका होता है। जैसे कि अगर हम देखें कि लोकसभा का जो इलेक्शन है उसने शो किया था स्केल एंड द ऑर्गेनाइजेशन नीडेड, कि किस तरह का, मतलब लोकसभा के इलेक्शन में पता चलता है कि कितने बड़े लेवल पे हमारा इलेक्शन हो रहा है और कितने बड़े लेवल पे हमें ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। फिर स्टेट असेंबली इलेक्शन फॉलो द सिमिलर प्रोसेस, कि जैसे हमारे सेंटर के लेवल पे होते हैं ऐसे हमारे स्टेट असेंबली के लेवल पर भी इलेक्शन कराए जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे है आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, अब आपको ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। अभी के लिए बस हम यहीं तक रहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियोस तो आप देखोगे नहीं, है ना। तो ये छोटी छोटी सी वीडियो, छोटे छोटे से आपके कॉन्सेप्ट्स है, आप यहाँ से एक बार पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा भी आएगा। अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप सबको क्या करना है आपको पता है ना, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और हाँ बेटा, अगर किसी को भी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए या जो भी, अगर ये पीडीएफ जो भी है ये अगर आपको चाहिए तो आप सब लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम जो ग्रुप का जो लिंक है ना वो हमारे उसमें है, हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।